सर ये जो आपने आज मीटिंग रखी है, पार्टी रखी है जो फेयरवेल पार्टी, वो किस रीज़न से रखी है? देखिए, हमारी नेशनल कार्यकारिणी की मीटिंग यहाँ हो रही है। तो हम ज़ाहिर बात है कि यहाँ मीटिंग कर लें किसी होटल में और चले जाएं, तो लोग से अगर हम जब तक के मुखातिब नहीं होते हैं, तो लोगों के सामने हमारा जो मैसेज है, हम जो काम करने की चाहते हैं यहाँ पे, वो कम्युनिकेट नहीं होता है। तो हम ये कोशिश करते हैं, जहाँ भी हमारी फेडरल वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, स्टेट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की मीटिंग होती है, तो वहाँ हम इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिससे हमारा पब्लिक से इंटरेक्शन हो। तो ये इंटरेक्टिव सेशन है। रियाज साहब, आपसे दो क्वेश्चन हैं। पहला ये है कि अभी 19 तारीख को जो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा, जिसकी 42 ईयर्स उसकी उम्र हुई है, उसने अपने पद से रिजाइन दे दिया है कि नए लोगों को एक मौका देने के लिए, नई जिम्मेदारी के लिए। हमारी पॉलिटिक्स में, चाहे वो किसी भी पार्टी को, ऐसा नहीं है कि 80-90 साल तक भी लोग पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमारी पॉलिटिक्स के लिए आप इसके पास ऐसा कोई संदेश है कि जो जेसिंडा ने जो किया वैसा हमारी पॉलिटिक्स में भी हो सकता है? देखिए, असल में ये लीडरशिप का परिवर्तन, ये पार्टी की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नए लोगों के लिए टाइम को मौका मिलना चाहिए, उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो उनको सामने आने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो एक आदमी पद ऑक्यूपाई करता है, तो ऐसा लगता है कि वो लाइफ लॉन्ग हो जाता है। लेकिन बहरहाल हम ये महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी रिसेंटली जो कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन हुआ है और गांधी नेहरू परिवार जो अब तक के कांग्रेस की अध्यक्षता करता रहा है, उसने अपने आप को डेलिब्रेटली पीछे कर लिया और कहा कि भाई दूसरे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ये सिलसिला और जगह भी होना चाहिए। अब रहा इस बात का सवाल कि यंग लोगों को सामने आना चाहिए और पुराने लोगों को जाना चाहिए। देखिए, पार्टियों में दोनों का तालमेल और संगम होना चाहिए। यंग लीडरशिप भी होनी चाहिए और ओल्ड लीडरशिप भी होनी चाहिए। हम ज़ाहिर बात है कि जो ओल्ड लोग हैं उनके एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाते हैं, यंग लोगों के टैलेंट से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये दोनों के एक्सपीरियंस से ही परिवर्तन आता है। लेकिन अगर कोई टैलेंटेड लोग हैं, तो पुराने लोगों को हट जाना चाहिए, उनकी जगह उनको दे देना चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो हम देखिए, हम जो परिवर्तन देश में चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो और यहाँ भी परिवर्तन होते रहे, वो पार्टियों में भी होना चाहिए। पार्टियों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए एक आदमी बैठ गया। बहुत सारी पार्टियाँ हमारे ऐसी हैं जो फैमिली की पार्टीज़ हैं, बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद बेटा। ये सिलसिला किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मुनासिब नहीं है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि इंटरनल डेमोक्रेसी हर पार्टी में होनी चाहिए। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी के अंदर, तो वो देश में क्या डेमोक्रेसी लाएंगे? तो अगर पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, एक आदमी डिक्टेट कर रहा है, बाकी उसकी ही बात चल रही है, बाकी लोगों की बात नहीं मानी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो देश में भी डेमोक्रेसी को लागू नहीं कर सकता है। तो हमारे यहाँ हम ये चाहते हैं कि पार्टियों के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी भी हो, पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी हो, पार्टी को रिसोर्सेज भी पब्लिक के सामने आए, क्योंकि पब्लिक के दरमियान पार्टियाँ काम करती है। अगर आरटीआई का कानून सब पे अप्लाई होता है तो पार्टियों पे भी अप्लाई होना चाहिए। आपकी पार्टी, जो दूसरी पार्टियां भी देश में काफ़ी संख्या में हैं, तो क्षेत्रीय भी हैं, नेशनल पार्टियां भी, आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों में क्या इतना विशेष अंतर है कि लोग आपकी पार्टी से जुड़े हैं? आपकी क्या पॉलिसी प्रोग्राम है ऐसा जो दूसरों से देखिए, डिफरेंट? पहली बात तो ये है कि हम 200-2800 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। हम ये कहते हैं कि हमारी पार्टी उन पार्टियों के अंदर एक एडिशन नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी एक अल्टरनेटिव है। जब हम ये बात कहते हैं हम एक अल्टरनेटिव है, हम एक विकल्प है, तो उससे मुराद ये होती है कि हमारी पार्टी कुछ आदर्शों पर, कुछ वैल्यूज़ पर, कुछ कंसेप्ट के ऊपर, कोई विज़न के ऊपर में काम कर रही है। पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी में आम पार्टियों के मुकाबले में आप कोई क्रिमिनल आदमी नहीं देखेंगे। हमारी पार्टी क्रिमिनल्स के से पाक है। दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी में आप कोई करप्ट आदमी नहीं देखेंगे। हमारी पार्टी में करप्ट आदमियों के लिए दरवाज़ा बंद है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी में कोई कम्युनल आदमी आपको नहीं मिलेगा। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमारी पार्टी में अवसरवादी लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, दल बदलू लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पार्टी के मुख्य एजेंडे क्या क्या रहेंगे? देखिए, पार्टी का बेसिक एजेंडा ये है, पहली बात तो हम ये कहते हैं कि हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ जो ख़त्म हो गई पॉलिटिक्स में वो वैल्यूज़ है। वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि हम इस देश में एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कल्याणकारी राज की स्थापना करना चाहते हैं। जब हम कल्याणकारी राज की बात कहते हैं तो सिर्फ ये स्लोगन नहीं है, हम ये चाहते हैं
इस देश में हर सर को छत मिले, हर बदन को लिबास मिले, हर पेट को 2 वक्त की रोटी मिले, हर हाथ को काम मिले, हर बच्चे को जो पैदा होता है अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, फ्री कंपलसरी और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य की फैसिलिटी सारे को मिलनी चाहिए। तो जो समाज के जो वंचित लोग हैं, दबे हुए, पिसे हुए, कुचले हुए लोग हैं, देखिए डेमोक्रेसी का मतलब तो यही होता है ना कि जो समाज के दबे हुए लोग हैं, जो अनएम्पावर्ड हैं, जिनको अब तक के मिनिस्ट्री में आने का मौका नहीं मिला, उनको नीचे से उठाकर लाया जाए। हमारी पार्टी की पहली कोशिश ये होगी, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको उठाकर मिनिस्ट्री में लाके खड़ा किया जाए। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर एग्जीक्यूटिव जो आपकी मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ डिसीजन हुए हैं, और राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से वेलफेयर पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी आज की नेशनल कार्यकारिणी में हमने इस पर बहुत तफसील से गुफ्तगू की है, और राजस्थान में चूँकि यहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हमने विशेषता से राजस्थान में हमारी पार्टी की पोजीशन क्या है, किन कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा कितना सपोर्ट बेस है, कहाँ हम अपने कैंडिडेट ला सकते हैं, इस पर बहुत तफसील से बहस की है। हमने ये तय किया है कि हम यहाँ के इलेक्शन में फुल फ्लेज हिस्सा लेंगे। नंबर 1, हमने एक कमेटी गठित कर दी है जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को शॉर्टलिस्ट कर रही है। उसके बाद वो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड में देगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको लड़ेगा। लेकिन ये बात तय है कि हम यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और फुल अकेले लड़ेंगे या अन्य जो पार्टियां हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है, MIM भी है, SDPI भी है, इस तरह की और जो सेकुलर पार्टियां आप समझते हैं, क्या उनसे गठबंधन होगा? किस तरह से आप चुनाव में करेंगे? देखिए, पार्टियां गठबंधन करती भी है और अलग से भी लड़ती है। हमारे जो वैल्यूज़ है, उनसे जिन पार्टियों का हमारा वैल्यू सिस्टम मैच करता है, उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन गठबंधन एक तरफा नहीं होता है, दूसरी तरफ से भी बात होनी चाहिए। लेकिन हमारा उन पार्टियों से कोई गठबंधन नहीं होगा जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करती है, किसी एक वर्ग की पॉलिटिक्स करती है, किसी एक समाज के लिए बात करती है। हम ऐसी किसी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। हम वो उन्हीं पार्टियों से गठबंधन करेंगे जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करती हो, जो प्लूरल पॉलिटिक्स करती हो, जो सबकी बात करती हो। तो गठबंधन के बारे में हम देखेंगे कौन सी पार्टियों के साथ गठबंधन हो सकता है, और गठबंधन नहीं होगा तो हम अलग भी लड़ेंगे। क्या कांग्रेस से भी गठबंधन हो सकता है? हो सकता है। कासिम साहब, ये जो नेशनल लेवल पे राजस्थान में दिसंबर में चुनाव होंगे, उसके 3-4 महीने बाद पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं 24 में। नेशनल लेवल पे अभी तक कोई ऐसा मोर्चा गठबंधन नज़र नहीं आ रहा है, सारा अपोजिशन में बिखरा हुआ है। क्या आपकी अपोजिशन में कोई ऐसी बातें होती हैं? क्या अपोजिशन कोई ऐसा प्रयास करेगा कि एक महाज बन के लड़ा जाए? देखिए, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक अपोजिशन पार्टियों की एक मीट हुई थी, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस थी, NCP थी, RJD थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, और भी अनेक पार्टियां उसमें मौजूद थी। उसमें मैंने 2 बातें कही थी। मैंने पहली बात तो ये कही थी कि हमारे देश में अगर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है, हमारा कहना ये है कि इस वक्त डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है और ऑटोक्रेसी हमारे देश में आ रही है, हमारे देश में फासीवाद आ रहा है। तो अगर इसको रिप्लेस करना है, इसको हटाना है, तो तमाम अपोजिशन पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। ये जो बातें कही जा रही है, कुछ पार्टियां कह रही है कि माइनस BJP माइनस कांग्रेस हम गठबंधन बनाएंगे, ये उस कॉज के लिए डेट्रीमेंटल होगा। हम ये बात कहते हैं कि एक ही गठबंधन होना चाहिए और सीट एडजस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जो रीजनल पार्टियां हैं, वो रीजनल पार्टियां किसी भी नेशनल पार्टी को अकोमोडेट नहीं करना चाहती है। मिसाल के तौर पर TMC है आपके बंगाल में, TRS है आंध्र प्रदेश में, और DMK है उसमें आपके तमिलनाडु में। तो ये कुछ पार्टियों ने ये बात कही है, और अभी TRS ने एक सम्मेलन भी किया है। तो उन्होंने ये इस तरह का नारा दिया है कि माइनस BJP माइनस कांग्रेस हम गठबंधन करेंगे। हम समझते हैं कि ये देश के लिए भी डेट्रीमेंटल है और अपोजिशन यूनिटी के लिए भी डेट्रीमेंटल है। एक अपोजिशन, आपने देखा होगा कि 2014 का इलेक्शन हो या 2019 का इलेक्शन हो, BJP को पहले 31% वोट मिला, दूसरी बार 37% वोट मिला। इसका मतलब ये हो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर नॉट वोटिंग इन फेवर ऑफ BJP। लेकिन चूंकि वो आपस में लड़ते हैं, इसलिए वोट बिखर जाता है और BJP आ जाती है। तो अगर जब तक कि हमें कम्युनल फासिस्ट ग्रुप्स को रिप्लेस करना है, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। सर, नाम और पद बताओ। मेरा नाम है डॉक्टर SQR इलियास, डॉक्टर कासिम रसूल इलियास। मैं पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष।
मैम आप आज आपने वेलफेयर पार्टी की मीटिंग अटेंड की है, आपने स्पीच भी दी है। आपकी पार्टी नेशनल लेवल पे जो और पार्टियों से अलग डिफरेंट क्या क्या प्रोग्राम चला रही है ताकि उन पार्टियों से आपकी पार्टी अलग नजर आए? जी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक ग्रास रूट लेवल पे लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो लोगों के एक्चुअल इश्यूज़ को लेकर मैदान में आ रही है। रिसेंटली हमने एक नेशनल कैंपेन भी करवाया इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पर, और गवर्नमेंट के जो पॉपुलर फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जैसे कि उज्ज्वला, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला स्कीम, और गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर कल्याण अन्न योजना स्कीम, वो लेकर देखने की कोशिश भी की कि लोगों को तक क्या ये एक्चुअली पहुंची भी है, और पहुंची हैं तो क्या वो जैसे कि अब अगर आप उज्ज्वला स्कीम की बात करें, क्या विमेन जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं उनको सेकेंड सिलेंडर लेने की क्या उनका जो उसका अनसब्सिडाइज जो रेट में ख़रीदना है, मार्केट के रेट पे ख़रीदना है, क्या उनका वो पोजीशन है? गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कर रही है ये भी जानने की कोशिश की। हमने पूरे 11 स्टेट्स में ये कैंपेन चलाई, और बाकायदा ये मायूस चीज़ें सामने आई कि लोगों को, औरतों को ना तो सेकेंड सिलेंडर लेने की कैपेसिटी है, और ना बहुत सारी ऐसे भी औरतें हैं जहाँ तक गवर्नमेंट ने जो दावा करते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को हमने एकदम ख़त्म कर दिया और पूरे देश में हमने गैस सिलेंडर पहुँचा दिया, ऐसा सच से बहुत दूर है। केंद्र सरकार में क्या सौतेला व्यवहार है क्या माइनॉरिटी के खिलाफ इससे? माइनॉरिटी के आप तो देख तो रहे हैं किस तरह से वो माइनॉरिटीज़ को गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में अपने कैंडिडेट्स को फील्ड ही नहीं करती। कोई मिनिस्टर्स होते नहीं हैं माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे ऐसे राज्यों में, और अगर होते भी हैं तो सिर्फ वो माइनॉरिटी अफेयर्स में एक आध मिनिस्टर रख देते हैं। तो देखते जा रहे हैं कि जैसे कि लोग आकर इतने हेट स्पीचेस भी दे रहे हैं, खुलेआम जो है जीनोसाइड का ये भी किया जा रहा है, विमेन को जो है डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन उनका को बेच दिया जा रहा है, लेकिन कोई एक्शंस नहीं लिए जाते। माइनॉरिटी का कितना परसेंट हक बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट? जी, जितना उनका पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। सारे, नॉट सिर्फ माइनॉरिटीज़ बट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड बी रिप्रेजेंटेड। आफ्टर ऑल दिस कंट्री बिलोंग्स टू ऑल द पीपल ऑफ द, और उनका हर किसी का योगदान भी है इस देश में, और उनका भी हिस्सा मिलना चाहिए। आपकी पार्टी महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए क्या कुछ कर रही है, और उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के बारे में क्या सोच रखती है? हम चाहते हैं कि 50% वीमेन हैं तो 50% उनका रिप्रेजेंटेशन हो, ना सिर्फ लोकल बॉडीज़ में बल्कि इन पार्लियामेंट एज वेल। हम चाहते हैं कि विमेन को एम्पावर करें, उनको इस लायक बनाएं कि वो पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग उनकी कैपेसिटी उनकी एनहांस किया जाए। तो औरतों के जितने भी मसाइल हैं, जो इतने अट्रॉसिटीज़ हैं, उसको एड्रेस राइट तरीके से एड्रेस किया जाए, और ऐसी पॉलिसीज़ भी बनाई जाए जहाँ पे विमेन का के लिए बहुत अच्छा एस्पेक्ट हो। मैडम, जो आज़ादी के बाद पहली बार अभी देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 70 से ऊपर मिनिस्टर हैं, और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है एक भी उसके अंदर मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। जी, तो क्या ये जो ऐसी परंपरा शुरू हुई है पूरी तरह से माइनॉरिटी में, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही है, तो इससे मतलब क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? ये इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? जी, ये जो भेदभाव जैसे कि बताया था कि पॉलिटिकली इंसिग्निफिकेंट कर दिया जा रहा है मुसलमान को, जबकि एक 15% उनका आबादी में उनका परसेंटेज है। तो ये बहुत ही नुकसानदायी है इस मायने कि अगर मुस्लिम्स को एक तरफ से नेगलेक्ट कर दिया जाए तो वो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो डिप्राइव किया जाएगा, जो इनको एक्सक्लूड किया जाएगा इन द मेन स्ट्रीम। जो देश की जो उन्नति होनी है, जो देश का प्रोग्रेस होना है, तभी होगा जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। तो एक सेक्शन को आप पीछे रखकर उनको अनएम्प्लॉयमेंट में या उनको पॉलिटिकली या सोशली इकोनॉमिकली उनको डिग्रेड करके या उनको अलग रख के इस भेदभाव के साथ देश चलाएंगे तो देश की उन्नति नहीं होगी। आप बेंगलोर से हैं और अभी कुछ महीने बाद कर्नाटक में चुनाव आ रहे हैं, तो आपकी पार्टी क्या वहाँ असेंबली का चुनाव लड़ रही है? कितनी सीटों पे लड़ रही है? हाँ जी, अभी हमारे पार्लियामेंट में तय किया जा रहा है, एक आध सीट्स में हम इलेक्शन लड़ेंगे। गठबंधन में शामिल होंगे, अकेले लड़ेंगे? कोशिश करेंगे कि गठबंधन में, जैसे कि कांग्रेस और जेडीएस है, वहाँ पे उनके साथ गठबंधन हो जाए। हम चाहते हैं कि सेक्युलर वोट्स डिवाइड भी ना हो और जो फैसिस्ट बीजेपी पार्टी है उसको सत्ता में ना आए। मैं शीमा मोहसिन हूँ, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, बेंगलोर से मेरा ताल्लुक है। थैंक यू।
और आपके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो आप यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर आपका वर्क चल रहा है, जिनको आपने चिन्हित किए हैं, कर रहे हैं? ऐसी कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी हैं? नहीं, अभी मीटिंग पूरी नहीं हुई है और जिनको चिन्हित किया गया है, जिन सीटों को, यानी असेंबली इलेक्शन असेंबली के लिए जो हम कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें अभी हमारा निर्णय अभी आखिरी नहीं आया है। लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट में हम जाना चाहेंगे उसमें जयपुर है, कोटा है, बारां में एक सीट है, वहाँ जाना चाहेंगे, और इसके अलावा सवाई माधोपुर में हो सकता है कि गंगापुर सिटी में भी हम जाना चाहेंगे। इस तरह कुछ सीट्स हैं जिन पर हम सोच रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि वहाँ जहाँ हम जाएं वहाँ यानी ऐसा नहीं हो कि कम्युनल फोर्सेस को कोई फ़ायदा हो, बल्कि हम बहुत ही संतुलित अपने आप को रखते हुए और जहाँ हम जीतने की पोजीशन में होंगे वहीं पर हम जाना चाहेंगे। तो ये अभी निर्णय अधूरा है जिस पर मंथन चल रहा है, तो इस पर हम अच्छा, राजस्थान के अंदर MIM और SDPI भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं और वो दोनों पार्टियों का ग्राउंड भी मुस्लिम ही है, आपके भी एक बेस ज़्यादा मुस्लिम ही है। तो क्या इन तीनों पार्टियों में कोई तालमेल बनाने की आप कोई कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है क्या? अभी तक कोई ऐसी बात आई नहीं है कि दूसरी जो पार्टी जिनका आपने जिक्र किया है वो आकर के या हमें बुला करके कहीं कोई बात करना चाहे। अगर बात होती है तो इस पर हम बात करने को तैयार हैं और सोचने और गौर व फिक्र करने के लिए तैयार हैं कि क्या हमारे इस गठबंधन से कुछ सीटें हम हासिल कर सकते हैं। मैं एक बात ये बता दूं कि हम सिर्फ माइनॉरिटी बेस पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहते। इस देश के या इस स्टेट के हर नागरिक का जहाँ भी हम इलेक्शन में जाएंगे वहाँ हम हर, चाहे वो किसी सोशल बेस का हो, उसका हम वोट हासिल करना चाहते हैं। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में आप जाने की बात कर रहे हैं, तो जिन सीटों का आप चयन कर रहे हैं, किस आधार पर आप चयन कर रहे हैं? सीटें जहां पर आप चुनाव लड़वाने जा रहे हैं, क्या क्राइटेरिया आपने रखा है? नंबर 1 ये कि हम जहाँ पर अपना वर्क कर रहे हैं, यानी ऑलरेडी वहाँ पर पार्टी मौजूद है, पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और जहाँ पर हम यानी जो कैडर बेस रखते हैं वो वहाँ पर हम जाना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ हमारा वोट बेस है, वोट बैंक तो नहीं कहते, वोट बेस है, चाहे वो माइनॉरिटी की तरफ से हो या अदर कास्ट के लोग हैं उनकी तरफ से हो, तो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ जहाँ हम जीतने की पोजीशन में वहीं जाएंगे। अच्छा, राजस्थान में पेपर लीक का जो मामला है, जो करीब 15-16 भर्तियां लगातार हुई, पेपर लीक हुए हैं और बड़ा इसको लेके हंगामा चल रहा है। तो इसमें जो ऊपर तक की बात हो रही है कि इसमें ऊपर के लोगों को पकड़ धकड़ नहीं हो रही है, जांच नहीं हो रही है। आपकी पार्टी पेपर लीक के मामले में क्या पार्टी का स्टैंड यह है, जो सोचती है और जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यह है कि सीधे सीधे तौर पर CM गहलोत साहब क्योंकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो वो जिम्मेदार हैं और उनको अपनी जिम्मेदारी के संबंध में जवाब देना चाहिए। कितनी सीटों से चुनाव लड़े? नियर अबाउट 30 सीट्स, पर अभी इसमें आखिरी फैसला नहीं हुआ। सर नाम और पद बता दीजिए। वकार अहमद खान, स्टेट प्रेसिडेंट, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, राजस्थान।